हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम समझेंगे क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 2 है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, जिसका नाम है फेडरलिज्म। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था पावर शेयरिंग को, तो पावर शेयरिंग में हम पावर को शेयर करते हैं और ये फेडरलिज्म भी इसी तरीके का एक पावर को शेयर करने का तरीका है दोस्तों, है ना। और इस चैप्टर को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये पार्ट नंबर 1 है दोस्तों, है ना। और इसमें हम लोग समझेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही क्लियर डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पावर जो है हमने यहाँ पर वर्टिकली शेयर किया हुआ है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट की तरफ ये वर्टिकली शेयर किया गया है ना। तो इसीलिए जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है, आपने पावर शेयरिंग के टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग में देखा होगा कि जो वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, है ना। तो यहाँ पर फेडरलिज्म में हम पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और जो सब यूनिट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इनके बीच में शेयर करते हैं। यहाँ पर इन सब यूनिट्स को कहा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करना चाहूँ तो पावर शेयरिंग जो वर्टिकली होता है, जिसमें हम पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट में शेयर करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसी मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग को हम कहते हैं फेडरलिज्म दोस्तों, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आप देख लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन फेडरलिज्म। तो उस केस में आप इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी। तो ये सेंट्रल अथॉरिटी क्या है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा जा रहा है सेंट्रल अथॉरिटी, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो ये वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या है, ये लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है दोस्तों, ये वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है। कुछ देशों में सिर्फ 2 लेवल के गवर्नमेंट होते हैं, कुछ देशों में 2 से ज्यादा लेवल के गवर्नमेंट होते हैं। जैसे कि भारत के केस में, भारत में 3 लेवल का गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा है लोकल गवर्नमेंट, है ना। और इन तीनों के बीच में ही वर्टिकल जो हम पावर को शेयर करते हैं, इसी को कहा जाता है दोस्तों फेडरलिज्म। आई होप द पिक्चर इज कंप्लीटली क्लियर हियर। और यहां पर देखिए, यहां पर ये लिखा गया है बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। मतलब इनका जो पावर होता है वो भी अलग से डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनका जो पावर है ये भी अलग से डिफाइंड है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। और ये दोनों अपने पावर को इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन करने के लिए कंप्लीटली फ्री हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पर एक जो बालक है वो कंफ्यूज्ड है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम हमारे देश के गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट कहें, फेडरल गवर्नमेंट कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहें, ये इस बात को लेके काफी कंफ्यूज है। तो दोस्तों, हम नॉर्मली हमारे देश का जो सबसे मेन गवर्नमेंट होता है, जो पूरे देश को मैनेज करता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां से जो ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक मैप दिखाई दे रहा है पूरे वर्ल्ड का, और इसमें आप देखेंगे तो ये जो रेड कलर का आपको कंट्री दिखाई दे रहा है, जिनको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो टोटल 25 कंट्रीज हैं। तो ये जितने भी रेड वाले कंट्रीज हैं दोस्तों, ये सबके सब फेडरल कंट्रीज हैं। दे ऑल आर फेडरल कंट्रीज। तो हालांकि हमारे पूरे वर्ल्ड में 193 कंट्रीज के आसपास होते हैं, जिसमें से मात्र 25 देश ही फेडरल पॉलिसी को, फेडरल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। लेकिन इन 25 देशों में 40% आबादी रहती है पूरी दुनिया की। यहां पर आप देख सकते हैं दिस 25 कंट्रीज आर कंसिस्टिंग 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये अपने आप में इस बात का प्रूफ करता है कि फेडरल सिस्टम उन देशों में ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है जहां का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अमेरिका का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से बड़े देशों में जहाँ का एरिया और जहाँ का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, उन देशों में नॉर्मली फेडरल प्रिंसिपल, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता
जाता है। यहाँ पर आप रशिया भी देख सकते हैं, रशिया का साइज काफ़ी बड़ा है, इसलिए वहाँ पर भी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक्सेप्शन है चाइना। चाइना जो है एक बड़ा देश होते हुए भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करता है, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। यूनिटरी और फेडरल क्या है ये मैं आगे आने वाले टॉपिक में आपको समझाऊंगा, है ना। अभी मैं इतना ही बता देता हूं कि यूनिट मतलब सिंगल, तो सिंगल लेवल गवर्नमेंट को हम कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, और जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लेवल के गवर्नमेंट होते हैं उनको कहा जाता है दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो मैं आपको बता रहा था फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट, इसी को यहां पर डिफाइन किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो फेडरल गवर्नमेंट होता है वहां पर 2 या 2 से ज्यादा लेवल के गवर्नमेंट होते हैं, जहां जैसे यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट सिर्फ सिंगल लेवल गवर्नमेंट होता है दोस्तों, है ना। इसके बाद आगे आप देखते हैं सब यूनिट्स मतलब क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो होता है ना, उसी को यहां पर सब यूनिट्स कहा जाता है। तो सब यूनिट्स आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसमें सब यूनिट्स पपेट नहीं होते। पपेट मतलब कि जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया वैसा सब यूनिट्स को करना है, ऐसा फेडरल गवर्नमेंट में नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल भारत एक फेडरल गवर्नमेंट है, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग पावर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अलग पावर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को इंप्लीमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को एंजॉय करेगी दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से फेडरल सिस्टम में सब यूनिट्स पपेट नहीं होते सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट में उल्टा होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट पे वैसे तो सिंगल लेवल गवर्नमेंट होता है, लेकिन मान लेते हैं कि वो अपने पॉलिसीज को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ सब यूनिट्स रखते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट रखते हैं। तो वो रहते तो स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन उनके पास अपना कोई पावर नहीं होता, अपना कोई चॉइस नहीं होता। उनको ऊपर से जैसा ऑर्डर मिलेगा वैसा वो इंप्लीमेंट करेंगे, वो अपने से डिसीजन नहीं ले सकती दोस्तों। जैसे चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी, एक ही गवर्नमेंट है जिसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, उन्हीं का सरकार चलता है वहां पर। तो जो वो कह दी वैसे ही उनके यहाँ जो भी सब यूनिट्स होगा उनको वैसे ही करना पड़ेगा, है ना। तो जो सब यूनिट्स होती हैं यूनिटरी गवर्नमेंट में, वो एक तरीके के पपेट होते हैं, जैसा ऊपर से आदेश आ रहा है वैसे उनको करना है, वो अपने से कोई चॉइस, अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ये फेडरल गवर्नमेंट होता है ये बड़े कंट्रीज के लिए बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाता है, चाहे वो एरिया वाइज हो चाहे वो पॉपुलेशन वाइज हो, है ना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, ये काफी बड़े देश हैं। तो इन बड़े देशों में फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है ताकि हर किसी तक सरकार पहुंच सके। लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट होता है ये स्मॉल कंट्रीज के लिए ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, है ना। ब्रिटेन को यहाँ पर मैंने यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों, जो कि हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे क्लास 10th में ही, है ना। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अब हर चीज़ में दोस्तों एक्सेप्शन होता है ना। एक्सेप्शन मतलब कि वहाँ आइडियली रूप से जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ बेल्जियम एक काफ़ी छोटा देश है, तो बेल्जियम में आइडियली रूप से यूनिटरी गवर्नमेंट फॉलो होना चाहिए, लेकिन बेल्जियम में हम फॉलो करते हैं फेडरल गवर्नमेंट, ओके। उसी तरीके से चाइना एक काफ़ी बड़ा देश है दोस्तों, तो वहाँ पर आइडियली रूप से फेडरल गवर्नमेंट फॉलो होना चाहिए, लेकिन चाइना में फॉलो होता है यूनिटरी गवर्नमेंट। तो चाइना और बेल्जियम रिस्पेक्टिवली एक्सेप्शन है फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर एक बच्ची है जो पूछ रही है, काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये पूछ रही है कि इफ फेडरलिज्म वर्क्स ओनली इन बिग कंट्रीज व्हाई डिड बेल्जियम अडॉप्ट इट। जब फेडरलिज्म सिर्फ बड़े देशों में ही फॉलो होता है तो बेल्जियम जो है वो क्यों फिर फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करता है, फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है दोस्तों कि बेल्जियम, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में ही देखा है पावर शेयरिंग में, कि बेल्जियम हालांकि काफ़ी छोटा देश है लेकिन वहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़, डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज़, तो इस तरीके से वहाँ पर जो वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए वहाँ पर एक लेवल के गवर्नमेंट से मैनेज नहीं हो पाता, इसीलिए उन्होंने भी मल्टी लेवल गवर्नमेंट को फॉलो किया। जैसे आपने देखा होगा बेल्जियम में कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी था, स्टेट गवर्नमेंट भी था, कैपिटल गवर्नमेंट भी था, और एक और गवर्नमेंट था जिसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। तो इस तरीके से बेल्जियम ने भी कौन सा फॉलो किया बाद में,
फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो किया। पहले वो यूनिटरी था, बाद में उन्होंने एक चेंज करके क्या किए, फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो किए और काफी सक्सेसफुल रहे, है ना। काफी पीस और हार्मोनी वहां पर सोसाइटी में प्रिवेल हुई फेडरल सिस्टम को फॉलो करने के बाद में। तो आई होप इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। एग्जामिनेशन में आता ही है, मैं हमेशा जो टॉपिक्स है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं, 5 स्टार, 3 स्टार एंड 1 स्टार। तो इसको आप 3 स्टार में ले सकते हैं। ये फ्रिक्वेंटली जो है हर 2-4 साल में एक बार ये आ जाता है, जिसका नाम है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। और जब भी आता है नॉर्मली 5 मार्क्स में ही आता है दोस्तों एग्जामिनेशन में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिकली 6 से 7 फीचर्स हैं, तो बहुत अच्छे से सभी फीचर्स को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं दोस्तों। और इस पार्ट 1 का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जो पहला इसका फीचर है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये तो आपने ऑलरेडी देख लिया है ना, कि जैसे कि एक आपने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है ना। तो ये हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी देख लिया है दोस्तों। इसीलिए यहां पर कहा गया है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, यस। तो ये आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखेंगे सेकंड जो फीचर है, डिफरेंट टीयर्स मतलब होता है दोस्तों लेवल। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, है ना। तो देखिए टीयर्स मतलब तो मैंने बता दिया कि लेवल होता है, जुरिस्डिक्शन मतलब होता है दोस्तों एरिया ऑफ अथॉरिटी, है ना। एक ऐसा एरिया जिसपे आप रूल कर सकें। जैसे यहां पर बहुत अच्छे से जुरिस्डिक्शन का एक डेफिनेशन दिया गया है, द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। एक ऐसा एरिया जहां पर आपका एक लीगल अथॉरिटी होता है, और वो एरिया ज्योग्राफिकल तरीके से भी हम डिसाइड कर सकते हैं और काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ यहाँ पर, तो जैसे नेशनल गवर्नमेंट का जो जुरिस्डिक्शन होगा वो पूरा देश होगा, ज्योग्राफिकल वाइज, एरिया वाइज, है ना। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करेंगे तो फॉरेन पॉलिसी उनका जुरिस्डिक्शन हो जाएगा, बैंकिंग उनका जुरिस्डिक्शन हो जाएगा, करेंसी उनका जुरिस्डिक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से एरिया वाइज अगर ज्योग्राफिकल वाइज आप बात करेंगे तो पूरा देश उनके टेरिटरी में आ जाएगा। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, तो सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया फॉरेन रिलेशन, कि पाकिस्तान या चाइना के साथ में कैसा रिलेशन हो, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो ये उनका जुरिस्डिक्शन हो गया दोस्तों। इसी तरीके से अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो 2 तरीके से जुरिस्डिक्शन डिसाइड होते हैं। पहला है ज्योग्राफिकल वाइज, तो स्टेट गवर्नमेंट का ज्योग्राफिकल वाइज जुरिस्डिक्शन क्या हो जाएगा, पूरा स्टेट हो जाएगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है ना, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पूरे छत्तीसगढ़ में रूल करेगी, तो ये उनका जुरिस्डिक्शन हो गया एरिया वाइज, ज्योग्राफिकल वाइज। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पुलिस स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करेगी। तो ये पुलिस जो है, छत्तीसगढ़ का पुलिस, ये उनका जुरिस्डिक्शन हो गया। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करता है, तो जो एग्रीकल्चर है वो भी उनके जुरिस्डिक्शन में आ गया दोस्तों। तो आई होप कि जुरिस्डिक्शन का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जुरिस्डिक्शन मीन्स एरिया ऑफ अथॉरिटी, एरिया ऑफ अथॉरिटी लीगली, है ना। और ये 2 तरीके से डिफाइन होते हैं, ज्योग्राफिकली भी डिफाइन होते हैं मीन्स एरिया वाइज, और सब्जेक्ट वाइज भी डिफाइन होते हैं। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया पुलिस का, है ना, फॉरेन अफेयर्स का, इस तरीके से। आई होप जुरिस्डिक्शन इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो यहां पर यह बताया गया है कि हर लेवल का गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, रूल करती है सिटीजन के ऊपर ही। सिटीजन मीन्स सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे कि आप और हमारे पास में डुअल सिटीजन नहीं होता, हमारे पास में सिंगल सिटीजनशिप होता है। दैट मीन्स आई एम ऑल्सो इंडियन सिटीजन एंड यू ऑल आर ऑल्सो इंडियन सिटीजन। तो जो गवर्नमेंट होता है वो इंडियन सिटीजन के ऊपर ही रूल करते हैं, लेकिन उनका जुरिस्डिक्शन अलग अलग होता है, उनका एरिया ऑफ अथॉरिटी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर नेशनल गवर्नमेंट की बात करें तो पूरा देश उनका जुरिस्डिक्शन होगा, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो पूरा स्टेट उनका जुरिस्डिक्शन होगा दोस्तों। आई होप दिस पर्टिकुलर सेकेंड फीचर इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट यहां पर आप देखते हैं,
देखिए, अब ये भी आ जाता है बात कि भाई अगर जुरिस्डिक्शन है तो हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन से गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन कौन सा है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहे कि पुलिस के ऊपर वो डिसीजन लेंगे और स्टेट गवर्नमेंट भी कहे कि पुलिस के ऊपर हम डिसीजन लेंगे, तो यहाँ पर तो मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, कि पुलिस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन लेना चाहती है और स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन लेना चाहती है। तो ऐसे केस में करे तो करे क्या? तो ऐसे केस में सामने आता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हर लेवल के गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही क्लियर तरीके से डिफाइंड है दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियर तरीके से लिखा हुआ है कि किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या पावर है, क्या जुरिस्डिक्शन है, ये बहुत क्लियर तरीके से लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी के ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, पुलिस के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, एग्रीकल्चर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन के ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। तो ये सभी चीजें, ये सभी सब्जेक्ट्स, ये सभी जुरिस्डिक्शन कहां पर लिखे गए हैं? इसको लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कभी भी मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में देख के ये बहुत क्लियरली बताया जा सकता है कि किस गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन या पावर क्या है। आई होप कि ये तीसरा पॉइंट भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। चौथा दोस्तों यहां पर है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें काफी फंडामेंटल होती हैं, बेसिक होती हैं, तो ऐसी चीजों को एक लेवल का गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बेसिक चीज है, फंडामेंटल चीज है, और अगर हमारे देश का सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि हम इसको अकेले चेंज करना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, उनको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जब आपको याद है जीएसटी जब आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले पास नहीं कर पाता, अकेले मीन्स इंप्लीमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक फंडामेंटल पॉलिसी था, इसीलिए उनको स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेना पड़ा दोस्तों। आई होप कि ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ चुकी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट अकेले फंडामेंटल पॉलिसीज में चेंजेस, फंडामेंटल प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें चेंजेस नहीं कर सकता अकेले, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर आप देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लाइन, कोई भी बात लिखी गई है तो उसका फाइनल डेफिनेशन, उसका फाइनल मतलब क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट डिसाइड कर सकता है, जुडिशरी डिसाइड कर सकती है, इसके अलावा और किसी को अधिकार नहीं है उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए। एक एग्जांपल मैं देता हूं, मान लीजिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों का क्या डेफिनेशन है, अगर ये पावर हम वकीलों को दे देते हैं तो 1000 तरीके के वकील 1000 तरीके से उस एक बात का मतलब अपने अपने केसेस के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे दोस्तों। इसीलिए हम वकील या किसी और बॉडी को ये अधिकार ना देते हुए जज साहब को, जुडिशरी को ये अधिकार देते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों का फाइनल इंटरप्रिटेशन, फाइनल मतलब निकाल सके, है ना। और इसके अलावा गवर्नमेंट, जो भी हमने जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देखा, स्टेट गवर्नमेंट देखा, लोकल गवर्नमेंट देखा, उनका क्या पावर होगा इसको भी डिफाइन करने का अधिकार हमने किसको दिया है? जुडिशरी को दिया है। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को देखेगी, उसके हिसाब से बताएगी कि किस लेवल का गवर्नमेंट का पावर क्या है दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेट मतलब समझाना, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों को समझाने का पावर किसके पास है? कोर्ट के पास है। एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट का पावर क्या है, ये भी कौन डिफाइन कर सकता है दोस्तों? कोर्ट डिफाइन कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहां पर से। नेक्स्ट है, अब देखिए, हमने यहां पर बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, बना दिया स्टेट गवर्नमेंट, बना दिया लोकल गवर्नमेंट, बना दिया, लेकिन उनके रेवेन्यूज, उनके टैक्सेस के बारे में हमने डिसाइड नहीं किया। तो क्या उनके पास पैसा आ पाएगा? अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास पैसा तो दोस्तों टैक्स के माध्यम से ही आता है। तो ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि उन लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास में टैक्स या फिर पैसा कहां से आएगा, ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, क्योंकि डिसीजन लेना आसान है, उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए तो पैसा चाहिए ना। तो वो पैसा आएगा कहां से? वो पैसा आएगा रेवेन्यू से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा ही क्लियर तरीके से ये डिफाइंड है कि आप कौन सा रेवेन्यू किसके पास जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहां फिर से मैं लेता हूं एग्जांपल जीएसटी का। तो जीएसटी दोस्तों, जब भी आप कोई बिल लेंगे ना तो उसमें जीएसटी मेंशन होगा। उसमें आप देखिएगा 2 जीएसटी होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
और SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो CGST जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, SGST जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स मिल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स मिल रहा है। रही बात लोकल गवर्नमेंट की, तो आपने प्रैक्टिकल देखा होगा कि जब हमारे पेरेंट्स प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं या वाटर का बिल पे करते हैं तो वो जाता है म्युनिसिपैलिटी को या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जिसको हम लोग नगर निगम कहते हैं शहरों में, है ना। तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी है ये लोकल गवर्नमेंट का एग्जांपल है दोस्तों। तो लोकल गवर्नमेंट को भी टैक्स मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एज वेल एज वाटर बिल जो हम पे करते हैं उनको, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप बहुत ही खूबसूरती से जो रेवेन्यूज हैं, जो टैक्सेस हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है इनका, जो लास्ट फीचर है कि इनका डुअल ऑब्जेक्टिव्स है। जो फेडरलिज्म है इसका डुअल ऑब्जेक्टिव्स है कि हमारे देश का जो यूनिटी है दोस्तों वो बरकरार रहे। और यूनिटी तभी पॉसिबल है जब हम पावर को क्या करें, शेयर करें। अगर पावर को एक बॉडी अपने हाथों में होल्ड करके रखेगी तो उससे पावर का शेयरिंग नहीं होगा, और अगर पावर का शेयरिंग नहीं होगा तो सोसाइटी में हार्मोनी और पीस नहीं प्रिवेल कर पाएगा दोस्तों। जैसे हमने देखा बेल्जियम और श्रीलंका के केस में, श्रीलंका में क्या हुआ था कि सरकार ने पूरा पावर को अपने पास रखा था, जिसकी वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी प्रिवेल कर गई और बाद में सिविल वॉर हो गया श्रीलंका में, है ना। तो वैसा सिविल वॉर भारत में ना हो, और भारत इस मामले में काफी सक्सेसफुल रहा है कि भारत में इतना ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद आज तक कभी सिविल वॉर नहीं हुआ है। ये इस बात का प्रूफ है कि भारत में सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। तो इसी यूनिटी को दोस्तों हमको हमारे देश में क्या करना है, प्रमोट करना है। उसके बाद आप देखेंगे अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। हर जगह हमारे देश में डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगा। आप गुजरात में जाइए, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन अलग है। महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ आपको अलग कल्चर, अलग ट्रेडिशन मिलेगा। इस तरीके से आप पूरे देश में जहाँ भी जाएंगे आपको अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन मिलेगा। तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हमको हर एक दूसरे के ट्रेडिशन को, एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे के लैंग्वेज को हमको रिस्पेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है ना, ताकि हमारे बीच में सोशल हार्मोनी बन सके, ताकि हमारे बीच में ब्रदरहुड बन सके, यूनिटी आ सके दोस्तों, है ना। तो एक दूसरे के डिफरेंसेस को, एक दूसरे के डाइवर्सिटीज को हमको क्या करना है, अकोमोडेट करना है। अकोमोडेट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। ओके, आई होप कि ये 7वां पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहां पर दोस्तों एक आइडियल फेडरल सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है म्यूचुअल ट्रस्ट, कि हमको एक दूसरे के ऊपर में ट्रस्ट होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, कि हम सब साथ में रहेंगे, साथ में काम करेंगे, इसका भी एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट रहना चाहिए, है ना, ताकि सभी लोग बहुत ही अच्छे से एक क्लियर क्लियर तरीके से देश में एक सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ में, भाईचारे के साथ में रह सके दोस्तों, है ना। तो आई होप ये 2 एस्पेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। और इस तरीके से इस पार्ट में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 चीज़ों को देखा है। एक है दोस्तों कि फेडरलिज्म क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पर हम पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट में डिफाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं, इसी को हम कहते हैं फेडरलिज्म, है ना। तो ये हमने देखा। दूसरा मैंने आपको बताया कि यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है ना। तो यूनिटरी गवर्नमेंट सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है और फेडरल गवर्नमेंट मल्टी लेवल गवर्नमेंट को कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा फीचर्स, जिसमें 6 से 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स देखा, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगा, उसमें दोस्तों मैं आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जो कि 5 स्टार टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन का सबसे फेवरेट टॉपिक है दोस्तों। एक है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, जिसमें कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और दूसरा है 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, जिसमें हम देखेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को। ये दोनों के दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे 3-fold मतलब 3 तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पावर को। एक है यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में। कौन से पावर को? लेजिस्लेटिव पावर को। लेजिस्लेटिव पावर मतलब होता है पावर ऑफ मेकिंग लॉ। तो इन दोनों को एक बार आप पढ़िएगा, फिर उसके बाद में सेकंड टॉपिक को देखिएगा दोस्तों, है ना। आई होप ये टॉपिक जो है, ये पूरा चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है और आगे इसी तरीके से हम बहुत ही अच्छे से चीज़ों को एंजॉय करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।